हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग विस्तार से जो बात करने वाले हैं वह है ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर में। बेसिक तौर से आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम पिछले टॉपिक की तरह ही अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस प्रकार से हम आगे के रूप में पढ़ते जाएंगे। इस टॉपिक में आप यदि चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम है आपका बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का मतलब होता है आपके सगे संबंधी, आपके सगे संबंधी। अब ये सगे संबंधी का मतलब हो गया रिश्तेदार से, हो गया रिश्तेदार। तो हम यहाँ पर रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उनकी जातियों के बारे में, और ये भी बात करेंगे कि जो जाति है उस जाति में किन किन वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है और भारत में जाति तथा वर्ग के बीच के संबंध किस समय काल में देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमारे आरंभिक समाज मतलब शुरुआत समय के जो समाज थे, आज हम उसके ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। इस शुरुआती समाज की यदि बात करते हैं तो इसका जो समय काल है वह 600 ईसा पूर्व से मतलब BCE से लेकर के 600 ईस्वी अर्थात आपका AD की बात करता है। सबसे पहले इस चैप्टर के हम कुछ परिचय के बारे में बात करते हैं। कहता है कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य मतलब कि बीच में हमें आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई सारे परिवर्तन हुए। मतलब यदि हम बात करते हैं 600 से लेकर के 600 BC के बीच में, AD और BC के बीच में, तो इस समय हमारे भारत के अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं? तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज आते हैं। इसमें कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। समकालीन का मतलब होता है उस समय, किस समय? 600 BCE के समय की बात करता है। इस समय इसने अपना समाज के ऊपर प्रभाव छोड़ा। जैसे वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। मतलब 600 ईस्वी के समय में ही कृषि का जो विकास था वो होना चालू हो जाता है। कहाँ पर? तो जंगलों में। जंगलों में कृषि का विकास देखने को मिल जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। जीवन शैली का मतलब होता है इनके रोजमर्रा, रोज जो पर डे के बेसिस पर ये लोग काम करते हैं, खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बदलाव होते हैं। शिल्प विशेषज्ञों, शिल्प विशेषज्ञों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी खास काम को करने में एक्सपर्ट हो। कर्म, जैसे कि वो किसी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए हो गया या विभिन्न प्रकार के पोर्ट के डेवलपमेंट में हो गया, उसमें इसे विशेषज्ञता प्राप्त थी। एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक समूह का उदय होता है। तथा संपत्ति के असमान वितरण। संपत्ति मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तो था लेकिन वह इनइक्वल था। इनइक्वल का मतलब हुआ किसी के पास ज्यादा था तो किसी के पास कम था। इसने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर मतलब बड़े स्तर पर, ब्रॉड स्केल पर फैलाने का काम किया। इतिहासकार ने इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। साहित्यिक का मतलब होता है एशियन टाइम के, प्राचीन समय के जितने भी साहित्यिक ग्रंथ होते हैं उन सभी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। सामाजिक व्यवहार का मतलब होता है समाज के लोगों का रीति रिवाज, चलन, आचार प्रचार, संहिता या उनके जो परंपराएं होती है उनके बारे में विस्तार से बताने का काम करती है। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। समाज का चित्रण का मतलब होता है समाज की व्याख्या करना, उसका अवलोकन करना या फिर उसके चित्र को प्रस्तुत करना होता है।
और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अपनी टिप्पणी का मतलब होता है अपना कमेंट करना और बताना कि समाज किस प्रकार से कितना अच्छा है या खराब है, उसके ऊपर हमें कमेंट भी देखने को आते हैं। लेकिन किन चीजों के ऊपर? तो रीति रिवाजों के ऊपर। रिवाज मतलब कल्चर, जो हमारे समाज के कल्चर देखने को मिल जाते हैं। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। किसकी? ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ मतलब हमारे पास जितने भी सोर्स हैं, एविडेंस है, साक्ष्य हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। मतलब कि इस समय जितने भी हमारे पास बुक लिखे गए थे, इन सभी बुक को लिखे जाने के पीछे कुछ मेन मोटो थे। अर्थात ये किसी खास कास्ट को रिप्रेजेंट किया करते थे या किसी खास रिलीजन को रिप्रेजेंट किया करते थे। कहता है अतः ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, मतलब किस व्यक्ति ने इसको लिखने का काम किया, क्या लिखा गया। अब जो उसने लिखा है उसमें क्या लिखा है, किनके लिए इनकी रचना हुई थी, मतलब उसने जो किताब लिखी वो किसके लिए लिखी थी, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब कि जो इस प्रकार के हमारे पास जितने भी बुक लिखे गए थी, इस बुक के अंदर हम उनके भाषा के बारे में बात करेंगे, हम उनके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे, हम उनके नाम के बारे में बात करेंगे। ऐसे साथ साथ हम उनके टाइम के बारे में बात करेंगे कि किस समय इसको लिखा गया। इनका प्रचार प्रसार मतलब कि इनको एडवर्टाइजमेंट किस तरह किया गया, मतलब लोगों के बीच में किस प्रकार से फैलाया गया, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित मतलब फैला हुआ आचार व्यवहार का मतलब होता है जो सिविल कोड होते हैं उनके बारे में, रीति रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। मतलब कि समाज के एशियन टाइम के हमारे पास जो भी कल्चर है हम उसको आसानी से लिख पढ़ समझते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से भी अधिक है। मतलब कि जो महाभारत है, महाभारत एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक पाए जाते हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा लिखा गया है। मतलब हमारे पास जो महाभारत है, ये महाभारत समाज के विस्तृत विवरण की व्याख्या करता है, समाज की व्याख्या करता है। समाज की यदि व्याख्या की बात करते हैं तो समाज के वर्ग के बारे में, वर्ण के बारे में, जाति के बारे में और धर्म जैसे अनेक चीजों के ऊपर विस्तार से व्याख्या करने की बात करता है। इस चैप्टर में हम ज्यादातर महाभारत और उससे संबंधित समयकाल के समाज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। 1000 वर्ष मतलब ये हुआ कि महाभारत को लिखने के लिए हम लोगों को लगभग 1000 सालों का समय लगा। इनमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। मतलब महाभारत में जो कथा को लिखा गया वह कथा जरूरी नहीं कि वो 600 साल के समय में ही लिखा गया हो, मतलब बीसी के टाइम में लिखा गया हो, बल्कि यह इससे पहले भी लिखा गया था। मतलब ये हुआ कि ये लगभग 1000 BCE के समय में भी इसे लिखा गया होगा। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण करती है। तो ये जो 2 परिवार थे, ये 2 परिवार कौन कौन से थे? तो वो थे कौरव थे और दूसरा इसमें पांडव थे। तो हम इन दोनों ही परिवारों के बीच की बात करने वाले हैं। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों हमारे समाज के कुछ बेसिक जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उनको तय करती है। जैसे विवाह की पद्धति हो गया या विवाह करने के तरीके हो गए, समाज में किसको किस प्रकार से रखा जाए इसके तरीके हो गए, ये सारी चीजें तय करने का काम करती है। यदा कदा, कभी कभी, किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि जो समाज के अंदर लोग होते हैं वह भी
इस समय के मतलब कि 600 BCE के समय के जितने भी लोग होते हैं वह इनके मानदंड को, उनके स्टैंडर्ड को, रूल ऑफ लॉ को मानते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? यदि कोई इसको तोड़ता है तो वो तोड़ने के जो रूल ऑफ लॉ होते हैं वो, या फिर तोड़ने के जो हमारे पास जो पनिशमेंट होता है वह उस समय के किस प्रकार की चीजों को बताता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ से इससे संबंधित एक चित्र दिया गया है, जैसे कि आप इस चित्र को देख सकते हो। इस चित्र जो है यह एक महाभारत के समय काल का चित्रण है, जिसमें दिखाया गया है कि मृण्मयी मूर्तिकला जो पश्चिम बंगाल लगभग 17वीं शताब्दी के समय के मिल जाती है। मतलब इसको जो लिखने वाला व्यक्ति था वो कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का था। ये मृण्मयी मूर्तिकला था, मृण्मयी मूर्तिकला थी, जो कब पाई गई है? तो ये 17वीं सेंचुरी की मूर्ति पाई गई है, जो उस समय की चीजों के बारे में विस्तार से बताने का व्याख्या करता है। तो ये तो थे इसके कुछ पाठ के परिचय के बारे में। ये हमारे इस चैप्टर के पाठ के परिचय से संबंधित जो मेन टॉपिक था मैंने आपको समझा दिया। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, मतलब इसकी विस्तार से व्याख्या के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।